दिल बहुत बड़ा है। गरीबी में भी तुमने दूसरों के लिए अपने घर के दरवाजे बंद नहीं किए। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। सुमार खला तुरानों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बूढ़ी दादी गायब थी और उनका पुराना घोंसला एक अद्भुत इमारत में बदल चुका था। डोन्नो जी, जरा आंखें मलकर देखिए, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? हमारा ये घोंसला, ये तो नीलम और हीरों की तरह चमक रहा है। अरे रानू, ये तो वाकई हीरे है। देखो कैसे सूरज की रोशनी में ये सतरंगी रंगों से चमक रहे हैं। वो दादी कोई साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि कोई जादुई फरिश्ता थी। जैसे ही रानू के हीरे के घर की खबर फैली, गोरे कौवे के सीने पर सांप लौटने लगे। वो अपनी खिड़की से रानू के घर को टकटकी लगाकर देख रही थीं। ये मामूली रानू और इसके पास हीरों का घर। मेरी तकदीर में सिर्फ ये सूखा पेड़ और रानू के भाग्य में राजमहल। ये नाइंसाफी है। पालू, तुम कुछ करते क्यों नहीं? अरे भाई वाह, दूसरों के महल देखकर अपनी झोपड़ी मत जलाओ। उसने किसी की मदद की, इसलिए उसे फल मिला। अब क्या तुम चाहती हो कि मैं जाकर उसके घर से हीरा चुरा लाऊं? खुशियां अभी शुरू ही हुई थी कि जंगल पर मुसीबत के बादल छा गए। हफ्तों से बारिश नहीं हुई और जंगल का मुख्य तालाब पूरी तरह सूख गया। रानू बहन, टुन्नू भाई, अनर्थ हो गया। तालाब में अब कीचड़ के सिवा कुछ नहीं बचा। दूर के गांव से पानी लाने के लिए बड़े बर्तनों और मजदूरों की जरूरत है, पर हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। हरिया भाई, धीरज रखो, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हमारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। रानू अपने घर के पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसकी नजर उन मासूम बच्चों पर पड़ी जो पानी की एक बूंद के लिए बिलख रहे थे। टुन्नू जी, ये हीरे किस काम के, अगर ये किसी का गला तर ना कर सकें? ये चमक मुझे अब चुभ रही है। जब पूरा जंगल प्यासा है तो मैं इस आलीशान महल में सुकून से कैसे सो सकती हूँ? तुम सही कह रही हो रानू, पर यह घर तो तुम्हें वरदान में मिला है। क्या तुम इसे खोने के लिए तैयार हो? रानू ने पूरे जंगल को इकट्ठा किया और एक बड़ा ऐलान किया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। भाइयों और बहनों, आज मैं अपने इस जादुई घर का एक एक हीरा निकालकर शहर के सबसे बड़े जौहरी को बेच दूंगी। उस पैसे से हम जंगल में नए कुएं खुदवाएंगे और सबके लिए अनाज का इंतजाम करेंगे। नहीं रानू, ये तुम्हारी मेहनत और नेकी का इनाम है। तुम इसे हमारे लिए क्यों कुर्बान कर रही हो? रानू की बात सुनकर कालू कौवा का सिर शर्म से झुक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी बड़ी दौलत को ठोकर मार सकता है। अरे भाई वाह, आज रानू ने मेरी आंखें खोल दी। गोरी देख, असली हीरा रानू का घर नहीं, बल्कि उसका दिल है। रानू बहन, मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगा और भारी हीरे उठाने में तुम्हारी मदद करूंगा। कालू और टुन्नू हीरों की पोटली लेकर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास पहुंचे। और ये तो असली और बेशकीमती हीरे हैं। इतनी बड़ी दौलत एक चिड़िया के पास। ठीक है, मैं तुम्हें इसके बदले 10 गाड़ियां अनाज और 100 बड़े मटके पानी दूंगा। सेठ जी, हमें बस इतना ही चाहिए कि हमारे जंगल के परिंदे फिर से मुस्कुरा सकें। जब शहर से अनाज और पानी की गाड़ियां जंगल पहुंची तो उत्सव का माहौल बन गया। हर प्यासे परिंदे को नया जीवन मिला। रानू बहन, तुमने अपने सिर से छत हटा दी ताकि हमारे पेट भर सके। तुम वाकई इस जंगल की रानी हो। अरे बहन, छत तो फिर बन जाएगी, पर अगर एक भी नन्ही जान चली जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। रानू का घर अब फिर से मिट्टी का हो चुका था, क्योंकि उसने सारे हीरे दान कर दिए थे। गोरी कौवी उसके पास आई। रानू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी दौलत फिर जलती थी, पर आज मुझे समझ आया कि तुम्हारी असली ताकत ये हीरे नहीं, बल्कि तुम्हारा त्याग है। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी? गोरी बहन, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहती। आओ, गले लग जाओ। रानू और टुन्नू फिर से अपने पुराने सादे जीवन में लौट आए, पर अब उनके पास पूरे जंगल का आशीर्वाद था। रानू, भले ही हमारे घर में अब हीरे नहीं चमकते,
पर आज मुझे जो सुकून मिल रहा है वो उस महल में भी नहीं था। सच कहा टुन्नू जी, मिट्टी की खुशबू में जो अपनापन है वो हीरो की ठंडक में कहाँ। उसी रात वही जादुई परी फिर से प्रकट हुई। उसके हाथ में एक दिव्य प्रकाश था। जानू, तुमने मेरी परीक्षा पार कर ली। मैंने तुम्हें दौलत दी थी ये देखने के लिए कि क्या तुम बदल जाओगी, पर तुमने उस दौलत को भी दूसरों की सेवा में लगा दिया। परी माँ, मुझे वो हीरे वापस नहीं चाहिए। बस हमारे जंगल में कभी सूखा ना पड़े, यही वरदान दीजिए। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और जंगल के बीच से एक मीठा झरना बहने लगा जो कभी नहीं सूखने वाला था। ये झरना हमेशा बहेगा और जब तक रानू के वंशज इस जंगल में रहेंगे, यहाँ कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। अरे भाई वाह, अब तो पानी भी है और रानू बहन की नेकी भी। अब तो बस पकोड़ों की बारिश हो जाए तो मजा आ जाए। जंगल अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल था। रानू ने सबको सिखा दिया कि सोने चांदी से बड़ा गहना दया और बलिदान है। याद रखना दोस्तों, जो दूसरों के लिए जीता है, ऊपर वाला उसके लिए खुद रास्ते बनाता है। जंगल में अब सब रानू के त्याग के गुण गा रहे थे, पर हरियाली तोती को ये सब खोटी आंख नहीं सुहा रहा था। उसे रानू की सादगी में भी अपनी हार नजर आती थी। अजी सुनते हो, हर तरफ बस रानू रानू की रट लगी है। उसमें घर क्या दान किया, जैसे पूरे जंगल की मालकिन बन गई। और आप हैं कि मेरे लिए एक नया तिनका तक नहीं ला सकती। हरियाली, रानू ने अपनी छत गवाकर सबकी जान बचाई है। हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि उससे जलना चाहिए। तुम अपना मन साफ क्यों नहीं करती? हरियाली तोती चुपके से उसी पुरानी गुफा की ओर गई जहां रानू को जादुई परी मिली थी। वो भी किसी जादुई शक्ति को पाना चाहती थी। ए जादुई शक्ति, अगर रानू को हीरे मिल सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और समझदार हूं। मुझे भी कुछ जादुई चमत्कार दिखाओ। परी तो नहीं आई, पर हरियाली की आवाज सुनकर एक मायावी बाज वहां प्रकट हुआ जो भेष बदलने में माहिर था। तो तुम्हें रानू से बड़ा बनना है। मेरे पास सुनहरे दाने हैं, जो इन्हें खाएगा उसके पंख सोने के हो जाएंगे। पर इसके बदले तुम्हें रानू के घर से वो मिट्टी का घड़ा चुराना होगा जिसमें वो झरने का पानी रखती है। रानू और टुन्नू अपने घर में सादा जीवन बिता रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके ही अपने उनके खिलाफ साजिश रच रही हैं। टुन्नू जी, आज हरियाली बहन बहुत चुप चुप थी। मुझे डर है कि कहीं वो किसी बात से नाराज ना हो। मैं सोच रही हूं कि कल उनके लिए थोड़े मीठे फल ले जाऊं। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है रानू। हरियाली थोड़ी जिद्दी जरूर है, पर वो तुम्हारी सखी है, बुरा नहीं सोचेगी। रात के सन्नाटे में हरियाली चोरी छिपे रानू के घर में घुसी और वो जादुई घड़ा उठा लिया जिसे परी ने आशीर्वाद दिया था। अब ये घड़ा मेरा होगा और वो सुनहरे दाने भी। कल जब मैं सुनहरे पंखों के साथ उड़ूंगी तो रानू मेरे आगे फीकी पड़ जाएगी। हरियाली ने घड़ा बाज को दे दिया और बदले में वो दाने खा लिए, पर चमत्कार की जगह उसके पंख भारी और पत्थर के होने लगे। आह, ये क्या हो रहा है? मेरे पंख सोने के नहीं बल्कि भारी बोझ बन गए हैं। मैं उड़ नहीं पा रही हूं। धोखेबाज बाज, मुझे बचाओ। लालच का अंत यही होता है। अब तुम कभी नहीं उड़ पाओगी। हरिया तोता अपनी पत्नी को ढूंढते हुए पहाड़ी तक पहुंचा। उसे इस हाल में देखकर उसका कलीजा मुंह को आ गया। हरियाली, ये तुमने क्या किया? मैंने मना किया था ना कि दूसरों की बराबरी मत करो। अब देखो, तुम अपने ही लालच के पिंजरे में कैद हो गई हो। जानू को जब पता चला तो वो टुन्नू और कालू के साथ पहाड़ी पर दौड़ी आई। हरियाली को पत्थर जैसा देखकर रानू की आंखों में आंसू आ गए। हरियाली बहन, तुमने ये क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लिया होता। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देती। रानू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी चमक से चल गई थी। अब मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगी। मुझे मर जाने दो। अरे भाई वाह, रामे से काम नहीं चलेगा। उस बाज ने इस घड़े के पानी से ही जादू किया था। अगर रानू अपने त्याग के आंसू इस घड़े में डाल दे
तो शायद ये जादू टूट जाए। रानो ने घड़े को अपनी सीने से लगाया और सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना की। उसके निस्वार्थ प्यार के आंसू घड़े के पानी में बुरी। हे मालिक, मेरी सखी को बचा लो। इसके बदले चाहे तो मेरे पंख ले लो, पर हरियाली को फिर से आजाद कर दो। रानो, तुम वाकई फरिश्ता हो। मैंने तुम्हारा बुरा चाहा और तुमने मुझे नई जिंदगी दी। आज से मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। दासी नहीं बहन, तुम मेरी सखी हो। बस याद रखना, दूसरों की थाली में घी हमेशा ज्यादा ही दिखता है, पर अपनी सूखी रोटी में जो सुकून है वो कहीं नहीं। जंगल में अब एकता थी। हरिया तोता और हरियाली अब रानू के सबसे बड़े मददगार बन गए थे। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम, क्योंकि जो अपनों को माफ करना जानता है वही असली राजा होता है। सुनहरी धूप और हरे भरे पेड़। पहली नजर में यह जंगल किसी जन्नत से कम नहीं था, लेकिन गर्भवती रानू की थकी हुई आंखों में एक अनजाना डर था। उसे तलाश थी एक ऐसे ठिकाने की जो आने वाली कड़कड़ाती ठंड से उसे और उसके नन्ही गुड़िया को बचा सके। गुड़िया बेटी, ये जगह सुरक्षित लग रही है, लेकिन हमें जल्दी घर बनाना होगा। मेरी हालत और आने वाली सर्दी दोनों ही चुनौती हैं। मामा, आप यहीं बैठे, मैं लकड़ियां ढूंढती हूँ। रानो एक पुरानी टहनी पर बैठी बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, घर के लिए सूखी लकड़ियां कहाँ मिलेंगी? बेटी, इस जंगल में नमी बहुत है, सूखी लकड़ी तो नहीं मिलेगी, पर एक सलाह है। जल्दी कोई गुफा ढूंढ लो, इस साल बर्फबारी वक्त से पहले होगी। रानो के मन में डर बैठ जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। रानो की नजर एक नारियल के पेड़ पर पड़ती है। गुड़िया चोंच मारकर एक नारियल में छेद कर दी है। मामा, देखिए ये कितना मजबूत है, इसके अंदर तो हवा भी नहीं आएगी। वाह बेटी, फिलहाल के लिए यही हमारा बसेरा होगा। दोनों माँ बेटी नारियल के अंदर सुरक्षित महसूस करती हैं, पर यह सुख छोटा था। अगली सुबह कालू और गोरी कौवे वहां आते हैं। अरे, ये नारियल तो मेरा नाश्ता था, इसके अंदर ये चिड़िया क्या कर रही है? तालू भाई, मैं गर्भवती हूं, कृपया हमें यहां रहने दें। ये घर नहीं, खाना है। निकलो यहां से, वरना चोंच मार मार कर बुरा हाल कर देंगी। मजबूरन रानो और गुड़िया को वहां से निकलना पड़ता है। वे पहाड़ों की ओर जाती हैं और एक बड़े अनार के फल में छेद करके रहने लगती हैं। तभी मिट्ठू तोता आता है। ए चिड़िया, इस अनार को मैंने कल ही मार किया था, बाहर निकलो। तोते भाई, हमने तो इसे खाली कर दिया है, अब आप इसे नहीं खा सकती। मुझे छिलका खाना है, अगर नहीं निकली तो मैं कौवों को बुला लाऊंगा। तोता कौवों को बुला लाता है। कालू कौवा अनार को चीरने लगता है। तुझे समझ नहीं आता चिड़िया, फल रहने के लिए नहीं होते। मामा, सब हमारी पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि हम दूसरों के खाने पर घर बना रहे थे, अब हम अपना घर बनाएंगे जो किसी की भूख नहीं बनेगा। अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से सफेद रुई जैसे गोले बर्फ गिरने लगते हैं। गुड़िया, अब रोने का नहीं, काम करने का वक्त है। हम बर्फ को अपना दुश्मन नहीं, अपनी दीवार बनाएंगे। जंगल के सभी पक्षी डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। रानो एक चीड़ के पेड़ की बड़ी सी दरार देखती है। बेटी, इन बड़े पत्तों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगाओ कि हवा बाहर न जा सके। इसे इंसुलेशन कहते हैं। हमारी शरीर की गर्मी ही इस कमरे को गर्म रखेगी। मम्मा, ये तो जादू जैसा है। बाहर तो इतनी बर्फीली हवा चल रही है, लेकिन इन पत्तों की दीवारों के बीच मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही। क्या सच में ये नन्हे पत्ते हमें बर्फ से बचा लेंगे? रानो ने वो तकनीकें इस्तेमाल की जो इंसान इग्लू बनाने में करते हैं। बाहर की करकराती ठंड अब अंदर नहीं आ सकती थी। गोरी, हम तो जम जाएंगे। हमारा घर तो तिनका होकर बिखर गया। अब हमारे पास सिर छिपाने की जगह भी नहीं बची। कालू जी, काश हमने उस वक्त रानो की बात सुनी होती। वो देखो, उस चीड़ के पेड़ की दरार में बर्फ के उस पहाड़ के नीचे भी रानो का घर चट्टान की तरह मजबूती से टिका है। वहां रोशनी है, वहां जिंदगी है, और हम यहां मौत के करीब हैं। बाहर बर्फीला तूफान था, पेड़ गिर रहे थे,
कफों का तिनकों का घोंसला उड़ जाता है। घर के अंदर रानू को प्रसव पीड़ा हो रही थी। गुड़िया डरी हुई थी। मम्मा, मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर तूफान पेड़ तोड़ रहा है। हाँ बेटी, बस नई जिंदगी आने वाली है। कालू और गोरी रानू के छेद वाले दरवाजे पर आती हैं। वे अधमरी सी हो गई है। रानू बहन, हमें माफ कर दो, हमें अंदर आने दो, वरना हम सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। मामा, इन्होंने हमें निकाला था, इन्हें मत आने देना। गुड़िया, नफरत हमें जिंदा नहीं रखेगी, दया रखेगी। कालू भाई, अंदर आ जाओ, पर याद रखना, ये घर किसी का भोजन नहीं है, ये मेहनत का फल है। कौवे अंदर आते ही वहां की सुखद गर्माहट देखकर हैरान रह जाते हैं। आज समझ आया रानू बहन, असली ताकत पंखों के जोर में नहीं, बल्कि साफ दिल और सही सोच में होती है। हम तो फल खाकर अपनी भूख मिटा रहे थे, पर तुमने अपनी मेहनत से आज हमारी रूह की भूख मिटा दी। तुमने सिर्फ घर ही नहीं बनाया, आज हमें इंसानियत भी सिखा दी। कुछ समय बाद अंडों से नन्ही चूचू की आवाज आती है। रानो, आज अगर तुम्हारी अकल और ये पत्तों बर्फ का घर ना होता तो ये नन्हे फरिश्ते कभी इस दुनिया को देख ही ना पाते। हमने घर बनाने के लिए लकड़ी और फल ढूंढे, पर तुमने दिमाग का इस्तेमाल किया। सुबह सूरज निकलता है, बर्फ चांदी की तरह चमक रही थी। सभी पक्षी बाहर आते हैं। मुसीबत हमें डरानी नहीं, हमें मजबूत बनाने आती है। रानू का घर अब भी सुरक्षित था। उसमें साबित कर दिया कि ताकत से बड़ी बुद्धि होती है और नफरत से बड़ी ममता। बर्फ पिघल चुकी थी और रानू के तीनों नन्हे बच्चे चिंटू, पिंटू और कोको अब चहकने लगी थी। पूरा जंगल रानू की बुद्धिमानी की मिसाल दे रहा था, लेकिन प्रकृति का चक्र कभी थमता नहीं। बच्चों, पंख फैलाना सीखो, पर घमंड कभी मत करना। ये पंख सिर्फ उड़ने के लिए नहीं, अपनों को बचाने के लिए है। तालो और गोरी अब रानू के सबसे अच्छे दोस्त बन चुकी थी। वे बच्चों के लिए दूर दूर से नरम घास और दाना लाकर देती थी। रानू बहन, आज मैं नदी पार से मीठे दाने लाया हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए ये सबसे अच्छे हैं। शुक्रिया कालू भाई, आपकी दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पहाड़ों पर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी। पिघलती बर्फ और मूसलाधार बारिश ने शांत नदी को एक विकराल रूप देना शुरू कर दिया था। मामा, नदी का शोर कल से ज्यादा तेज क्यों लग रहा है? नदी का रंग मटमैला हो रहा है। ये खतरे का संकेत है। मुसीबत अकेली नहीं आती। जब पूरा जंगल बाढ़ के डर से सहमा था, तभी आसमान में एक क्रूर बाज शेरों मंडराने लगा। बाढ़ या तूफान, मुझे तो बस अपने शिकार से मतलब है। रानू, आज तुम्हारे बच्चे मेरा निवाला बनेंगे। बाज से बचने के लिए रानू ने एक बार फिर अपना दिमाग चलाया। उसने बच्चों को घोंसले के अंदर नहीं, बल्कि पेड़ के घने कांटों के बीच छिपने को कहा। बच्चों, कांटों के पीछे छिप जाओ, शेरों के बड़े पंख यहां नहीं पहुंच पाएंगे। रानू ने कांटों को अपनी सुरक्षा कवच बना लिया था। उफ, ये जहरीले कांटे। रानू, तुम बहुत चालाक हो, पर याद रखना, शिकारी कभी हार नहीं मानता। मैं यहीं ऊपर बैठकर तुम्हारी मौत का इंतजार करूंगा। आधी रात को अचानक जमीन हिलने लगी। नदी का पानी किनारे तोड़कर जंगल के अंदर घुस गया। रानू का पुराना घर अब डूबने की कगार पर था। रानो, भागो यहाँ से, पानी ऊंचा उठ रहा है, हमारे घोंसले डूब रहे हैं। रानो के बच्चे अभी ठीक से उड़ना नहीं जानती थी। सैलाब के शोर ने उन्हें सुन्न कर दिया था। मम्मा, मैं उड़ नहीं पा रहा, पंख गीले हो गए हैं। डरो मत, एक दूसरे की पूंछ पकड़ो, हम तैरती हुई लकड़ियों का सहारा लेंगे। रानो ने देखा कि पानी में एक बड़ा लकड़ी की नाव जैसा तैर रहा है। उसने कालू और गोरी को उसे खींचकर पेड़ के पास लाने को कहा। कालू भाई, गोरी, इस सूखी लकड़ी को पकड़ो, हम इस पर बच्चों को बिठाकर ऊंची पहाड़ी तक ले जाएंगे। जेठ की दोपहरी थी। सूरज आग उगल रहा था और रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ पानी की एक बूंद के लिए तरस रही थी।
सूखे पेड़ों पर अपना तो छांव थी और ना ही सुकून। मामा, गला सूख रहा है। क्या हमें कहीं पानी नहीं मिलेगा? हिम्मत मत हारो मेरी जान। देखो, दूर वो खेत हरा भरा दिख रहा है। हम वहां जरूर पहुंचेंगे। रानो अपनी कमजोर बेटी को पंखों में छुपाकर उस हरे भरे खेत की ओर उड़ चली। वो एक बूढ़े किसान का गन्ने का खेत था। रानो ने गन्ने के पत्तों पर जमी ओस की बूंदों से गुड़िया की प्यास बुझाई। देखो गुड़िया, ये गन्ने कितने ऊंचे और मजबूत हैं। अगर हम इनसे घर बनाएं तो ना धूप हमें जला पाएगी और ना ही बारिश हमें भिगोएगी। पर माँ, हम इतने भारी गन्ने कैसे उठाएंगे? मेहनत और सब्र से सब मुमकिन है बेटा। अगले 7 दिनों तक रानो ने दिन रात एक कर दिया। वो किसान के गिरे हुए गन्ने के टुकड़ों को चोंच से घसीटकर एक पेड़ के पास ले आए। इस नन्ही चिड़िया की मेहनत तो देखो। खुदा इसकी मेहनत का फल जरूर मीठा देगा। 7वें दिन की सुबह एक चमत्कार हुआ। रानो ने जिस घर को अपने पसीने से सींचा था, वो गन्ने का घर अब सोने की तरह चमक रहा था। उसकी दीवारों से शहद जैसी खुशबू आ रही थी। मामा, ये घर तो बहुत मीठा है और इसके अंदर कितनी ठंडक है। हाँ बेटा, मेहनत का घर हमेशा सुकून देता है। रानो का घर अब पूरे खेत की शोभा बन चुका था। ये साधारण नहीं, एक जादुई शक्कर का महल लग रहा था। कालो कौवा अपने पुराने सड़े हुए घोंसले में बैठा रानो के घर को ललचाई नजरों से देख रहा था। अरे भाई, ये चिड़िया तो राजमहल में रह रही है और मैं इस पुराने घोंसले में। ये घर तो मेरा होना चाहिए। मैं इसे छीन कर रहूंगा। दोपहर में जब रानो दाना ढूंढने गई थी, कालू घर के पास पहुंचा। उसने सोचा कि वो गन्ने को अपनी मजबूत चोंच से तोड़ देगा। कालू जैसे ही गन्ने की दीवार पर चोंच मारता है, गन्ना पत्थर जैसा सख्त हो जाता है और कालू की चोंच मुड़ जाती है। आह, मेरी चोंच! ये गन्ना है या लोहा? पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इसे जला दूंगी। रात में कालू एक जलती हुई लकड़ी लेकर आया। उसने सोचा कि वो घर को जला देगा और रानो बेघर हो जाएगी। अब देख रानो, तेरा घर कैसे राख होता है। कालू जैसे ही आग पास लाता है, गन्ने के घर से ठंडी फुहारें निकलने लगती हैं। आग बुझ जाती है। अरे, ये क्या हुआ? चलती आग अचानक ठंडी कैसे हो गई? और ये पानी कहां से आ रहा है? ये साधारण गन्ना नहीं है। ये तो कोई जादुई पहरेदार है। जादुई गन्ने का घर खुद अपनी रक्षा कर रहा था। सुबह रानो लौटी तो उसने कालू को जमीन पर गिरा हुआ पाया। वो रस में लथपथ था और चींटियां उसे परेशान कर रही थी। कालू भाई, ये क्या हालत बना ली आपने? क्या आप मेरा घर चुराने आई थी? हाँ रानो, मुझे माफ कर दो। मैं लालची हो गया था। पर तुम्हारा घर तो जादुई है। ये मुझे मार डालेगा। रानो चाहती तो कालू को उसी हाल में छोड़ देती, पर उसने पानी लाकर कालू को साफ किया। कालू भाई, नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपको घर चाहिए था तो आप मांग लेते। ये घर मेहनत से बना है, चोरी से नहीं। रानो ने गन्ने का एक मीठा टुकड़ा तोड़कर कालू को खिलाया। उस टुकड़े को खाते ही कालू का मन शांत हो गया। जानो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, पर तुमने मुझे मीठा फल खिलाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे घर नहीं, तुम्हारी माफी चाहिए। कालू भाई, अगर आप वादा करें कि आप भी मेहनत करेंगे तो मैं आपको अपना घर बनाना सिखाऊंगी। लालची कालू अब एक मेहनती कौवा बनने की राह पर था। कुछ ही हफ्तों में रानो की देखरेख में कालू ने भी अपने लिए एक छोटा गन्ने का घर बना लिया। अब वे दुश्मन नहीं, पड़ोसी थे। मामा, अब हमारा घर और भी सुंदर लग रहा है क्योंकि हमारे पास दोस्त है। पूरे जंगल में रानो के गन्ने के घर की मिठास और उसकी उदारता की चर्चा होने लगी। एक सुबह जब रानो अपने घर के बाहर दाने चुग रही थी, बूढ़े किसान काका उसके पास आए। नन्ही बिटिया, मैं तुझे रोज मेहनत करते देखता हूँ।
तूने सिर्फ इन गन्नों से घर नहीं बनाया, बल्कि मेरे सूखे खेत में फिर से रौनक भर दी है। काता, ये खेत आपका है। आपने हमें यहां रहने दिया, यही आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने बस आपके गिरे हुए टुकड़ों से अपने बच्चों के लिए छत बनाई है। बेटा, जो मेहनत करता है उसका हक सबसे पहले होता है। तू यहां बेखौफ रह। आज से मैं इस कोने में कभी कटाई नहीं करूंगा। ये जादुई कोना अब हमेशा के लिए तेरा और तेरे दोस्तों का हुआ। काता, आपने आज मुझे एक घर ही नहीं, एक पिता का आशीर्वाद भी दे दिया। किसान काका ने अपनी जेब से थोड़े दाने निकालकर रानू के घर के पास बिखेर दिए। ये उस नन्ही चिड़िया की ईमानदारी को एक इंसान का सलाम था। किसान काका ने जब देखा कि पक्षी मिलजुल कर रह रहे हैं, तो उन्होंने उस खेत को पक्षी शरण स्थल घोषित कर दिया। जंगल और खेत के इतिहास में यह कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। जहां नफरत थी, वहां रानों ने मोहब्बत बो दी। मेहनत का घर, सबसे प्यारा घर। शाम का समय था और पूरा गन्ने का खेत डूबते सूरज की लालिमा में नहाया हुआ था। रानू ने देखा कि खेत के उस जादुई कोने में केवल कालू कौवा ही नहीं, बल्कि जंगल के और भी कई पक्षी इकट्ठा हो गए थे। वे सब अपने साथ कुछ न कुछ उपहार लाए थे। कोई सूखे मेवे, कोई रंग बिरंगे पंख, तो कोई ठंडी घास। अरे, आप सब आज यहां इस तरह क्यों जमा हुए हैं? रानो, आज हम यहां रहने नहीं, बल्कि तुम्हें धन्यवाद देने आए हैं। तुम्हारी मेहनत ने हमें सिखाया कि चोरी से मिला महल भी छोटा होता है और अपनी मेहनत से बनाई झोपड़ी भी जन्नत होती है। तभी किसान काका ने खेत के चारों ओर गन्ने के रस से भरी छोटी छोटी मिट्टी की प्यालियां रख दी। सभी पक्षियों ने मिलकर उत्सव मनाया। रानो ने अपनी नन्ही बेटी गुड़िया को देखा, जो अब सुरक्षित महसूस कर रही थी। रानो, आज मुझे समझ आया कि असली मिठास गन्ने के रस में नहीं, बल्कि मिलजुल कर रहने और मेहनत की कमाई खाने में है। अब से ये कालू सिर्फ कोसा नहीं करेगा, बल्कि सबके साथ मिलकर खुशियों के तिनके बटोरेगा। रानो, तुमने मुझे सिर्फ घर बनाना नहीं, बल्कि इंसानियत परिंदों वाली भी सिखा दी। हाँ, उस रात गन्ने के घर से सिर्फ शहद की खुशबू नहीं आ रही थी, बल्कि एकता और संतोष का मधुर संगीत गूंज रहा था। और इस तरह गन्ने के उस मीठे घर में खुशियां हमेशा के लिए बस गईं।